मॉर्निंग बच्चों। बच्चों मैं आदर्श अग्रवाल इस समय आपको पढ़ा रहा हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है स्टैटिक फ्लूइड के बारे में। आज से हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, मतलब कि जब हमारा फ्लूइड एक मोशन में है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। और आज का टॉपिक है बच्चों हमारा जो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पर। इसमें मैं इस समय फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, थोड़े समय के बाद मैथ और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। तो ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फ्लूइड डायनेमिक्स का। अभी तक हमने स्टैटिक फ्लूइड के बारे में स्टडी की थी, ठीक है बच्चों। तो चलिए जो है हेडिंग डालते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड भी हम इसको कह सकते हैं बच्चों। और यहां पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आइडियल फ्लूइड के बारे में, ठीक है। आइडियल फ्लूइड के बारे में हम यहां पे स्टडी करने जा रहे हैं। और फ्लूइड बच्चों हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है गैस। तो यहां पर जो भी हम बात करने जा रहे हैं वो लिक्विड के बारे में बात करने जा रहे हैं, गैस के बारे में इस चैप्टर के बाद बात करेंगे। तो बच्चों आइडियल फ्लूइड जो होता है उसकी तीन प्रॉपर्टी होती है और उसको उसी प्रॉपर्टी के बेस पे जो है आइडियल फ्लूइड कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा जो है वो होता है नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल होता है। मतलब क्या है कि हम उसको जो है कंप्रेस करेंगे तो उसका जो है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम रहेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम यहां पर जो है फ्लूइड को लिक्विड वाले पार्ट पढ़ेंगे। गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो तुरंत हमारा उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। गैस भी हमारा फ्लूइड होता है, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, पहली क्वालिटी होती है उसकी कि वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। दूसरी क्वालिटी होती है बच्चों जो होती है हमारी, वो होती है कि वो नॉन विस्कस होता है, ठीक है, नॉन विस्कस होता है। उसके डिफरेंट लेयर के बीच में हमारा कोई जो है फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, कोई विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। और फ्लो करते हुए लिक्विड में तीसरी जो आइडियल सिचुएशन आती है वो होती है कि वो इररोटेशनल होता है, ठीक है, इररोटेशनल होता है। यानी कि उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल की जो है वो जो है स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन पे मोशन होता है, लेकिन वो रोटेशनल मोशन पे नहीं मूव करता है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि फ्लो करने वाला लिक्विड रोटेशनल मोशन कैसे कर रहा होगा। बच्चों आपने जो है नदी देखी होगी अपने गांव में या कहीं पर भी देखी होगी, तो देखा होगा कहीं पर कोने में हल्की सी एक लकड़ी आ जाए, कोई भी चीज आए फ्लो करते हुए लिक्विड के बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो क्या होता है उसके अराउंड एक छोटा सा इतना सा बन जाता है जहां पर गोल गोल सा नाचने लगता है फ्लूइड उतने रीजन में। तो बच्चों क्या होता है कि फ्लो करने वाले लिक्विड में ही हमारा जो रोटेशनल मोशन छोटे से पोर्शन में स्टार्ट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन ऑफ लिक्विड। और हमारा आइडियल सिचुएशन में क्या है कि वो हमारा जो है इररोटेशनल होता है, मतलब कि हमारे पास जो है रोटेशनल मोशन पूरे फ्लो के दौरान किसी भी पार्ट में नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस कंडीशन के फ्लूइड की हम स्टडी करेंगे जब वो हमारा फ्लो कर रहा है, जब वो हमारा फ्लो कर रहा है। तो बच्चों देखिए हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन बनती है फ्लो की। एक तो हमारा फ्री फ्लो होता है, जैसा कि हमारी नदी में पानी फ्लो करता है, ठीक है, जैसा कहीं ऊपर से झरने से गिर रहा है, ठीक है, ये हो गया फ्री फ्लो। और दूसरा होता है कि जो है हमारा जो फ्लूइड है वो किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है। दोनों ही हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड है, ठीक है बच्चों। तो देखिए फ्लो में क्या होता है बच्चों, हमारे पास दो तरीके के फ्लो होते हैं, दो तरीके के फ्लो होते हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है, इसको बच्चों हम स्टेडी फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम स्टेडी फ्लो भी कहते हैं। लैमिनार फ्लो भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, लैमिनार फ्लो भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हमारा जो है ये वो फ्लो होता है जो जहां से शुरू हुआ और जहां पे खत्म हुआ तो पूरी जर्नी के दौरान
उसका जो है एक जैसा ही ट्रेजेक्ट्री रहता है लिक्विड के हर एक मॉलिक्यूल का। क्या मतलब हुआ? सपोज करिए कि हमारे पास जो है एक फ्लूइड हमारा यहां से इस पॉइंट तक ऐसे गया, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट पर एक मॉलिक्यूल था, ठीक है। वही मॉलिक्यूल थोड़ी देर बाद यहां आएगा, 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 और वही मॉलिक्यूल हमारे पास ये आ जाएगा। पहला मॉलिक्यूल आया, वो यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। अब बच्चों इसके बाद जो है सपोज करिए कि दूसरा मॉलिक्यूल आता है, ठीक है। इसके बाद सपोज करिए कि एक दूसरा मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, और वो भी इसी पाथ से होके गुजरेगा। तो वो भी पहले यहां आता है, फिर 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 यहां आता है। इस टाइप की चीजें होती है। फिर जो है तीसरा मॉलिक्यूल आता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के बाद मॉलिक्यूल आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, हम रोक तो पाएंगे नहीं इनको। तो क्या था, वो भी यहां पे आएगा, ठीक है, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। मतलब इसी पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्या हुआ कि हमारा जो है लिक्विड का जो भी मॉलिक्यूल एक के पीछे है वो अपने आगे वाले के पाथ को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करता जा रहा है जो उसके आगे वाले पे चल रहा है। तो पीछे आने वाले सारे मॉलिक्यूल उसी पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है। जब हमारा लिक्विड इस पैटर्न पे फ्लो होता है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन्ड फ्लो, ठीक है। स्ट्रीम लाइन्ड फ्लो इस तरीके का होता है, ठीक है। ये इस चीज को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो, या बोलते हैं हम लेमिनार फ्लो, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब बहुत ही डिसिप्लिन्ड फ्लो को हम बोलते हैं जो है स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। अब बच्चों किसी भी पॉइंट पे हमको उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर एक वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी का बच्चों क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, हम उस पर्टिकुलर जगह पे एक टेंजेंट खींचेंगे तो हमको डायरेक्शन मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमको डायरेक्शन मिलता जा रहा है। हर जगह हमने टेंजेंट खींचा, वहां पे हमको क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको मिल गया, ठीक है बच्चों। अब जो है क्या हुआ, इसके बाद जो है हमने क्या किया, ये एक सर्टेन वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, सर्टेन स्पीड से आगे बढ़ रहा था, और एक ही उसको जो है फॉलो करता जा रहा था, फॉलो करता जा रहा था, फॉलो करता जा रहा था। फिर क्या हुआ कि हमने इसकी स्पीड बढ़ाई, ठीक है। हमने इसकी स्पीड बढ़ाई तो स्पीड हमारी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और क्या हुआ, जैसे जैसे जो है लिक्विड के फ्लो की स्पीड बढ़ती चली गई, वैसे वैसे इसका जो है स्ट्रीमलाइन नेचर खत्म होने लगता है, और एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के वो जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो है हमारा जो है फ्लो बिगड़ जाता है, वो स्ट्रीमलाइन या लेमिनार नहीं रहता। उसके बाद जो है लिक्विड का फ्लो हो जाता है हमारा टर्बुलेंट, ठीक है। उसके बाद बच्चों लिक्विड का फ्लो हो जाता है हमारा टर्बुलेंट, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो, तो लेमिनार से टर्बुलेंट होने के बीच में एक प्रॉपर्टी आती है, वो होती है कि लिक्विड की वेलोसिटी जब हम बढ़ाते जाते हैं तो एक सर्टेन वेलोसिटी के बाद जो है लिक्विड का लेमिनार नेचर या स्ट्रीमलाइन नेचर खत्म हो जाता है, और वो टर्बुलेंट फ्लो में हो जाती है। मतलब अब कोई भी जो है लिक्विड का पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल जो है किधर भी जा रहा है, उसको इससे मतलब नहीं कि हमारा पीछे वाला कैसे आ रहा है या हमारा आगे वाला कैसे जा रहा है बच्चों। और जिस वेलोसिटी पे ये काम होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। तो क्या होता है बच्चों कि हमारा जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, जिसमें बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में जो है हमारा लिक्विड जाता है, एक के पीछे एक जाता है, और उसके बाद जो है वेलोसिटी यदि हम इंक्रीज करते चले जाते हैं, वेलोसिटी हम इंक्रीज करते जाते हैं, तो एक सर्टेन वेलोसिटी के बाद जो है हमारा फ्लो का लेमिनार नेचर या स्टेडी नेचर या स्ट्रीमलाइन नेचर खत्म हो जाता है, और फ्लो हमारा हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो, और वो जो है अपना जो है ये नेचर खो देती है। और जिस वेलोसिटी पे ये काम होता है उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी।
ठीक है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब बच्चों मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर के बताता हूं कि स्ट्रीम लाइन कैसा होता है और टर्बुलेंट कैसा होता है। बच्चों 26 जनवरी वाले दिन, मतलब अपने रिपब्लिक डे वाले दिन, आपने जो है राजपथ पे जो है सेना की परेड देखी होगी, जिसमें जो है हमारे जो है सैनिक जो है एक के पीछे एक ऐसे चलते हैं, बिल्कुल हाथ पैर सर और जो है सैल्यूट करने का अंदाज उनका बिल्कुल एक जैसा होता है। उसमें आप कहीं पर भी डिस्टरबेंस नहीं देखेंगे। ठीक है, तो जब हमारा लिक्विड वैसा ही चलता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, तब हम उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। ठीक है, एक के पीछे एक बिल्कुल एक ही जैसा, एक के पीछे एक बिल्कुल एक ही जैसा। जब लिक्विड हमारा ऐसे फ्लो होता है जैसे हमारे जो है परेड करते हुए ग्रेट सैनिक चलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि वो लैमिनार फ्लो है। और एक आपने देख रखी है सब्जी मंडी, कौन किधर जा रहा है कुछ नहीं पता, कौन क्या बोल रहा है कुछ नहीं पता, कोई इसी इधर धक्का दे रहा है, कोई उधर धक्का दे रहा है, कोई गिर रहा है तो किसी का झोला गिर जा रहा है, तो वो हुआ हमारा टर्बुलेंट फ्लो। बच्चों ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो है स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को देखने में। अच्छा कौन सा लगता है, हमारे सैनिकों की परेड, तो वो हमारी हो गई स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा समझाने का अपना तरीका था। मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों मैंने आपसे बात करी है क्रिटिकल वेलोसिटी की। ठीक है, बीच में है लैमिनार से टर्बुलेंट के बीच में एक हमारी आई क्रिटिकल वेलोसिटी। और स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था, स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी, वो ये कही थी कि जो है हम सारी सिचुएशन जो है आइडियल फ्लूइड के लिए कह रहे हैं, और आइडियल फ्लूइड होता है हमारा नॉन विस्कस, ऐसा हमने माना है। लेकिन प्रैक्टिकल में हमारा नॉन विस्कस लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नॉन विस्कस लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता। हर एक लिक्विड में हमारा जो है विस्कोसिटी होती ही होती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ कि क्रिटिकल वेलोसिटी बच्चों कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, उसको मैं लिख देता हूं। क्रिटिकल वेलोसिटी जो डिपेंड करती है बच्चों, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, एक तो करती है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है। दूसरी हमारी डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और तीसरी चीज हमारी डिपेंड करती है, वो तीसरी जो डिपेंड करती है हमारी, वो करती है डायामीटर ऑफ पाइप। डायामीटर ऑफ पाइप, अगर हमारा जो है लिक्विड पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो। ठीक है, अगर हमारा लिक्विड पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो। ठीक है, तो उसमें इन चीजों पे डिपेंड करती है। सपोज करिए विस्कोसिटी हमारी क्या है, वो है ईटा, डेंसिटी है रो, और जो है डायमीटर है पाइप का डी, और क्रिटिकल वेलोसिटी है हमारी वीसी। तो बच्चों जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला होगा वो होता है हमारा वीसी इक्वल टू के ईटा डिवाइडेड बाई रो डी। ये फार्मूला होता है बच्चों वहां पे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके बारे में ज्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ मैं आपको हल्की सी एक बात बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। यहां पर के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगर हम इस कांस्टेंट को कायदे से लिखें बच्चों, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसी फार्मूले को कि के बराबर है रो वीसी डी डिवाइडेड बाई ईटा। ये हमारा होता है इस तरीके से। और बच्चों ये बहुत ही फेमस कांस्टेंट है, और इसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेनॉल्ड्स नंबर, इसको हम रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। और इसकी जो हमारी फार्मूला आता है वो आता है हमारा रो वी डी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ठीक है बच्चों, रेनॉल्ड्स नंबर जो एक हमारा नंबर है जो कि डायमेंशनलेस नंबर है, डायमेंशनलेस पैरामीटर है, जो कि हमको ये बताता है कि हमारा जो फ्लो हो रहा है वो हमारा लेमिनार है, स्ट्रीम लाइन है, या हमारा जो है टर्बुलेंट है। ठीक है बच्चों, तो बताए हम आपको बता दें रेनॉल्ड्स नंबर इज ए डायमेंशनलेस parameter that
tells about flow of liquid either it is streamlined और टर्बुलेंट। बस इसका इतना ही आपके सिलेबस में महत्व है, इतना ही आप जानिए। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर एक हमारा नंबर है जो हमको ये बताता है कि हमारा जो है जो फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, और ये पाइप के लिए ही है, किसी पाइप में अगर हमारा फ्लो हो रहा है किसी फ्लूइड का, तो उस पाइप के अंदर जो हमारा फ्लो है वो हमारा स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ठीक है बच्चों, रेनॉल्ड्स नंबर की जो संख्या होती है वो 0 से 2000 तक अगर आती है तो हमारा जो फ्लो है वो हमारा होगा स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, वो हमारा होगा स्ट्रीमलाइंड। और यदि हमारा जो है ये अबव 3000 होता है तो हमारा जो हो जाएगा वो होगा टर्बुलेंट, वो होगा हमारा टर्बुलेंट फ्लो होगा। यहाँ पे ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और ये हमारा होता है टर्बुलेंट फ्लो। इस तरीके से आप इसको जान लीजिए। और 2000 से 3000 के बीच में वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट होने की प्रक्रिया में होता है और वहीं पे हमारी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो बच्चों ये हमारी पूरी कहानी हुई फ्लो के बारे में कि हमारा फ्लो कितने तरीके का होता है और हमको इसमें क्या क्या चीज देखनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। बच्चों अब आते हैं अगले टॉपिक पे और वो है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बच्चों हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ लिक्विड का, और पहला है और इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होता है, बहुत ही सिंपल फिनोमिना है और इंपॉर्टेंट भी, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। सपोज करिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके का कहीं पे कोई पाइप है। ठीक है, ये पाइप है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका ओपनिंग इधर का है और इधर की ओपनिंग है। ठीक है, ये ओपनिंग हमारी इनलेट और आउटलेट की ओपनिंग हमारी बराबर नहीं है। ठीक है, इनलेट और आउटलेट की ओपनिंग हमारी बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, यहां का एरिया है हमारा A1 और यहां का एरिया है हमारा A2। ठीक, और यहां से एक फ्लूइड जो है अंदर जो है इंटर करता है और इधर से वो निकल आता है। ठीक, अब जब वो इंटर करता है तो उसकी वेलोसिटी होती है v1 और यहां से जब निकलता है तो हमारा वेलोसिटी होती है v2। ठीक है, हमारी क्या होती है, इधर से जब इंटर किया तो हमारा जो है वेलोसिटी है v1 और यहां से जब निकला तो हमारी वेलोसिटी है v2। ठीक है, अब जो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमसे कहती है कि a1v1 बराबर a2v2। ठीक है, a1v1 बराबर a2v2, यानी कि हमारा a इंटू v जो है वो हमारा है कांस्टेंट, वो हमारा है कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारा कहता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा जो है क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का कम होगा तो वहां पे वेलोसिटी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, स्पीड हमारी जो है लिक्विड की बढ़ जाएगी, और जब हमारा जो है क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ज्यादा होगा तो वेलोसिटी अपने आप उसकी कम हो जाएगी। ये बात हमारी जो है क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और इसको आपने फील भी किया होगा, आपने कभी ना कभी पानी से को पाइप से किसी न किसी फूल पौधे में डाला होगा, या कभी कभी हम लोग अपने घर की फर्श धोते हैं, कभी आप लोगों ने ऐसा किया होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम उसके आगे ऐसे अंगूठा लगा लेते हैं पाइप के आगे, तो क्या होता है कि ओपनिंग कम हो जाती है तो एकदम से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, पानी दूर तक जाने लगता है। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने एरिया कम किया हमारी स्पीड बढ़ गई और पानी दूर तक चला गया। ठीक है, इसी टाइप का एक्सपीरियंस जो है वो हुआ है हम लोगों को सभी को, क्योंकि हम लोग अपने घरों में काम करते रहते हैं। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पर कि उसी का ये फिनोमिना है कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वेलोसिटी। सिंपल सी बात है।
और इसमें कुछ नहीं है। अब बच्चों ये कंसेप्ट जो हमारा बेस है वो हमारा बेस है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर हमारा ये बेस है। तो बच्चों चलिए आइए बात करते हैं, इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, जितना मास लिक्विड का हमारा इधर से एंटर करेगा और इसको भर लेगा उतना ही मास हमारा यहां से निकलेगा। बीच में मास हमारा कहीं पे जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि हमारा मास कभी डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है। तो क्या हुआ कि हमारा यहां से जितना मास लिक्विड का एंटर करेगा उतना इधर से निकलेगा। बस यही है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब देखिए क्या हुआ, सपोज करिए कि इसके अंदर जो हमारा लिक्विड जो है फ्लो कर रहा है उसकी जो है डेंसिटी है वो है रो। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि हम ये मान के चलते हैं कि डेल्टा टी टाइम में हमारा लिक्विड जो है यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता है। v1 डिस्टेंस से v1 स्पीड से लिक्विड हमारा इसमें एंटर करता है, तो डेल्टा टी में वो हमारा कितना है आगे बढ़ेगा। ये हमारी हो गई ओपनिंग। ठीक है, यहां पर हमारा v1 स्पीड से लिक्विड आया तो डेल्टा टी में कितना जाएगा, वो इतना सपोज कर लिए चला जाता है। ये मान लीजिए कि ये x1 है, तो बच्चों ये होगा हमारा v1 इंटू डेल्टा टी, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप और इधर यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, इसको ओपनिंग कर लीजिए, तो देखिए ये एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, इस सिलेंडर का एरिया ए है और लेंथ हमारी इतनी हो जाएगी। तो बच्चों इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए इंटू A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारा इतना इसमें चला गया। अब बच्चों हमें देखना है कि इतने वॉल्यूम में लिक्विड का मास कितना है, तो हम उसको उठा करके कर देंगे मल्टीप्लाई डेंसिटी से, तो हो जाएगा हमारा रो A1 V1 डेल्टा टी। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि V1 स्पीड से जो हमारी फ्लूइड है इसके अंदर एंटर कर रहा है, तो डेल्टा टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना करेगा। तो यहां पर एक सिलेंडर टाइप का बन जाएगा फ्लूइड का। अब हमने क्या किया कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, जो कि इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हमारा आ गया A1 V1 डेल्टा टी। अब हमने इस वॉल्यूम को लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया रो A1 V1 डेल्टा टी। अब देखिए क्या हुआ, सेम कहानी यहां से होगी। यहां से जो है लिक्विड हमारा बाहर आएगा, यहां से लिक्विड बाहर आया बच्चों, तो देखिए इस एरिया से हमारा लिक्विड जो है सिलेंडर के फॉर्म में आएगा और इसको हम मान लें कि x2 लेंथ तय करता है, तो ये हमारा हो जाएगा V2 इंटू डेल्टा टी, इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर है हमारा A2, तो बच्चों क्या होगा वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा A2 V2 डेल्टा टी। और इस वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे रो से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो A2 V2 डेल्टा टी। ये हमारा इस तरीके से निकल आएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इधर से जो मास इंटर किया वो इधर इतना किया और इधर से जो मास निकला वो इतना निकला। अब क्या है कि जो मास हमारा इंटर करेगा वही निकलेगा। ठीक है, ना तो बढ़ेगा और ना कम होगा, तो मतलब ये और ये मास बराबर है, तभी मैंने दोनों को mm लिखा है, अलग अलग लिखा। तो हमारा दोनों पॉइंट पे ये 0.1 मान ले, ये 0.2 मान ले, इसको मास m1 मान ले, इसको मास m2 मान ले, तो बच्चों क्या होगा हमारा m1 इक्वल टू m2 होगा बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से। और उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, हम लिखेंगे रो A1 V1 इंटू डेल्टा टी बराबर रो A2 V2 इंटू डेल्टा टी। ये हमारा आ गया। तो देखिए रो से रो कट जाएगा और डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या आ रहा है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये आ गया। और बच्चों यही है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब यदि हमारा किसी पाइप के अंदर जो है फ्लो वो स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, तो हमारा जो है एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, और यही हमारा जो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है बच्चों। तो आज जो है, आज का जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट था हमारा, वो यहां पर आकर के होता है खत्म। अब बच्चों हम करते हैं इसके कुछ सवाल अच्छे से। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये हमारे पास जो है
इस तरीके से एक हमारे पास पाइप है, ठीक है, इस तरीके से पाइप है। यहां इसका जो एरिया है वो है A1 और यहां पर एरिया है ये है A2, ठीक है। ये .1 मान लेते हैं, ये .2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर जो है एक लिक्विड इंटर करता है, वो करता है जो है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वही लिक्विड इधर निकलता है, वो निकलता है हमारा 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। यहां पर ये चीज हमको दे रखी है, तो हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ पाइप एट point 1 and 2, ठीक है। यहां पर रेडियस कुछ होगा, यहां पे भी कुछ रेडियस होगा इस पाइप का, उस रेडियस का, दोनों का रेडियस का जो है रेशियो पूछा हमसे। अगर हमारा इसका एरिया A1 है और यहां पर एक फ्लूइड एंटर कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इधर A2 है, ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रहा है, तो ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए हम क्या लगाएंगे, यहां लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो होगा हमारा A1 V1 बराबर A2 V2, इस तरीके से होगा बच्चों। अब देखिए एरिया हमारा क्या होगा, वो होगा पाई R1 स्क्वायर। अगर हम यहाँ का रेडियस मान ले R1 और यहाँ का रेडियस मान ले R2, तो उस कंडीशन में पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो देखिए पाई से पाई कट गया, तो आ गया हमारा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर V2 अपॉन V1, इस टाइप से आ रहा है बच्चों। V2 है हमारा 4 और ये है 1, तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर हो गया 4 1, यानी कि R1 डिवाइडेड बाई R2 आ गया 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी R1 रेशियो R2 आ गया हमारा 2:1, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारा ये रेशियो निकल आया इसके रेडियस का, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और बेसिकली बच्चों ये हमारा कंसेप्ट बहुत इजी है, इसका यूज होता है आगे काफी लार्ज स्केल पे किसी क्वेश्चन के मिडिल में, खासतौर से बर्नौली थ्योरम में, ठीक है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, दिया है इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ V3, ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, ये हमको दे रखा है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक पाइप है, वो यहां से यहां तक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, इससे एक ब्रांच हमारी निकली हुई है दूसरी, ठीक है, यहां से ब्रांच दूसरी निकली हुई है, जिसका एरिया हमको A3 दे रखा है, जो यहां पे दे रखा है, और हमको वेलोसिटी निकालना है V3 कितना है। यहां पर एरिया दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, यहां पर एरिया दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है। तो इससे हमारा इधर से एक लिक्विड इंटर करता है और इन दोनों से निकलता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पर भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का ही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन कंसेप्ट इसमें लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मास का, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारी कहां से डेराइव हुई थी, वो डेराइव हुई थी कंजर्वेशन ऑफ मास के कंसेप्ट से। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट यहां पे लगेगा बच्चों। तो हम इसको मान लेते हैं बच्चों की ये ओपनिंग 1 है और ये ओपनिंग 2 है, ये ओपनिंग 3 है, ऐसा हम मान लेते हैं। और फिर देखते हैं कि जितना मास हमारा M1 से इंटर करेगा, पॉइंट 1 से इंटर करेगा, सपोज करिए यहां से जो मास इंटर करता है वो M1 है, यहां से जो निकलता है M2 है, यहां से जो निकलता है वो M3 है। तो M1 बराबर वो होगा हमारा M2 प्लस M3, यही तो होगा बच्चों। अब देखिए मास को हम कैसे लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम F1, ठीक है, फिर हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ 2 प्लस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ 3, इस तरीके से हमारा ये आ गया बच्चों। ये है हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, V1 V2 V3 वॉल्यूम है। अब देखिए वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वॉल्यूम होगा बच्चों एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ 1, ठीक है, बराबर रो इंटू एरिया ऑफ 2 एंड वेलोसिटी ऑफ 2, प्लस इसको इस्तेमाल कर देते हैं, प्लस रो इंटू
एरिया एट 3 इंटू वेलोसिटी एट 3, ये हमारा हो गया। हमको ये v3 निकालना है। देखिए रो हमारा सब बराबर है, ये हमने काट दिया, तो यहां पर आ जाएगा a1 v1 बराबर a2 v2, ठीक है, प्लस a3 v3, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो देखिए a1 हमारा कितना है, a1 हमें रखा है 0.2, हमने यहाँ पे लिखा 0.2 इंटू v1 है हमारा 4 बराबर, ठीक है, a2 हो गया हमारा बच्चों, ये भी 0.2 मीटर स्क्वायर हमको दे रखा है, यहाँ लिखा है नहीं मीटर स्क्वायर, ये हमारा 0.2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया इस तरीके से। और v2 हमारा दे रखा है हमको 2 प्लस a3 है हमारा 0.4, देखा है 0.4, ठीक है, और जो है 0.4 मीटर स्क्वायर है ये, ठीक, इंटू v3 हमको निकालना है, v3 को हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए कितना होगा, ये हो गया 0.8 बराबर आ गया 0.4 प्लस 0.4 इंटू v3, ये ऐसे हो जाएगा बच्चों। तो आएगा 0.4 v3 इज इक्वल टू, ये आ गया 0.4, यानी कि v3 की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, ये आएगी v3 की वैल्यू। हमको यही निकालना था, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ v3, हमने निकाल दिया। बस बच्चों आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो v1 v2 v3 है ये वॉल्यूम है, ठीक है, और उसके नीचे स्पीड है, इतना इसमें ध्यान रखिएगा, एक ही जैसा ये दिख रहा है, ठीक। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बच्चों इसमें ज्यादा कठिन क्वेश्चन बनते नहीं है, इसका यूज आता है। अब बच्चों IIT JEE 2004 में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं अब आपको करवा देता हूं, और वो आज के वीडियो का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था बोला, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या था कि एक हमको इंजेक्शन नुमा एक हमको दे रखा था ऑब्जेक्ट, और उससे जो है हम निकाल रहे थे कोई लिक्विड पीछे से उसको पुश करके, ठीक है। तो देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन, पहले मैं आपको फिगर बना करके दिखाता हूं, ठीक। ये देखिए ये हमारे पास एक इंजेक्शन टाइप का एक हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इस तरीके से इंजेक्शन ऐसे ही होता है ना, ये देखिए ये था, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है ऐसे, इसकी जो ओपनिंग है ये हमारी है 2 mm, और इधर ओपनिंग थी इसकी पीछे से 8 mm। यहां से हमने एक लिक्विड इसमें भरा और इसको किया पुश, और जो स्पीड यहां थी वो थी 0.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी यहां से, ठीक है, हमने यहाँ पे पुश किया इस तरीके से। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो है 2 mm हम यहाँ लिख देते हैं, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम अरेंजमेंट है वो यहां से जो था 1.25 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, 1.25 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है। तो यहां से जो हमारा लिक्विड पीछे से पुश होने पे गिरेगा, ठीक है, वो यहां से निकलेगा, तो निकल के वो ऐसे 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 आकर के यहां पे गिरेगा, ठीक है, यहां पे आकर के ऐसे गिरेगा। तो हमसे पूछा है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर हम इसको मान लें कि ये r होगी तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट का यूज होता है क्वेश्चन में, ठीक है, डायरेक्टली नहीं कोई पूछता कि कितनी इधर से हुआ तो वेलोसिटी किधर, यहां पर भी यूज है। यूज क्या है बच्चों, हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का एप्लीकेशन अप्लाई करके यहां पे वेलोसिटी निकालनी है खाली, ठीक है, वेलोसिटी। उसके बाद वेलोसिटी के बाद क्या होगा, वाटर हमारा आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, फिर इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, हमारा कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट हमारा हट जाएगा। और ये क्वेश्चन बच्चों आया था हमारा IIT में, आया था 2004 में, ठीक है, IIT वाले ऐसे कंसेप्ट को मिस करके क्वेश्चन देते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए सपोज करते हैं ये पॉइंट 1 हो गया, यहाँ एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पे एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, ऐसे हमने मान लिया। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा A1 V1 बराबर A2 V2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, A1 हमारा हमको दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से D1 स्क्वायर बाई 4 V1 बराबर पाई D2 स्क्वायर बाई 4 V2, और हमारा इस तरीके से आ गया D1 स्क्वायर V1 बराबर D2 स्क्वायर V2, इस तरीके से आ गया। तो D1 हमारा कितना दे रखा है 8 स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा V1 कितना दे रखा है 0.25 मीटर पर सेकेंड, बराबर क्या हुआ, इधर हमारा कितना है, ये है 2 स्क्वायर,
और ये हमारा V2 हमें निकालना है। ठीक है, ये बच्चों mm में दे रखा है दोनों डाया, और ये मीटर पर सेकंड में दे रखा। मैं यूनिट नहीं चेंज कर रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ सेम चेंज आएगा, कट जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ना ही हमारा सवाल गलत होने वाला। तो देखिए कितना हो गया, ये हमारे पास V2 जो आया वो आया 64 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कटा आया 16, और 16 और 25 का गुणा होगा बच्चों तो कितना आ जाएगा ये 200 400। ठीक है, V2 आ गया बच्चों हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया V2। अब देखिए ये हमारे पास ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है, हमको निकालनी है रेंज। तो बच्चों इसको अगर हम मान ले x तो होगा हमारा ux इंटू टी। ठीक है, ux इंटू टी आ जाएगा हमारा, जितना टाइम इसको यहां तक आने में लगा। अब टाइम हमको पता नहीं है, ux हमारा कितना आया है 4 आया, तो 4 इंटू टी होगा, जो x होगा वही इसका आंसर होगा, वही हमारा होगा r। ठीक है, ये रेंज हो गया। तो अब टाइम निकालने के लिए हमको इस हाइट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जितने टाइम में ये आगे यहां पे आ रहा है उतने टाइम में ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंदर फॉलो हो रहा है। तो इसको अगर हम ओरिजिन मान लें तो ये नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा -1.25 इक्वल टू u है हमारा 0 इंटू टी हो गया हमारा t प्लस 1/2 माइनस g की वैल्यू होगी 10 और t। बच्चों इसमें कंसेप्ट हम लगा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का, अगर आपको याद हो, क्योंकि कुछ समय के बाद हम लोग सब लोग भूल जाते हैं कि क्या होता है। मैंने ये माइनस क्यों लिया, मैंने उस वीडियो में बता रखा है। ये हमारा माइनस क्यों है, ये भी उसमें बता रखा है। ठीक है, अगर हम इसको ओरिजिन मानेंगे तो जो हमारा नीचे आता है तो सब माइनस में होगा, और ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे की ओर होता है हमेशा, तो हम उसको लेते हैं माइनस में। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी के वीडियो में बता रखा है बच्चों, वही हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है उसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अगर हम करें तो माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आ रहा है हमारा 10/2 टी स्क्वायर इक्वल टू 1.25। ठीक है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये आया 2.5 डिवाइडेड बाई 10, यानी टी स्क्वायर हो गया 0.25। ठीक, इसका मतलब आया टी आ गया हमारा 0.5 सेकेंड। ठीक है, 0.5 सेकंड हमारा टाइम निकल रहा है जब ये यहां से आकर के यहां गिर रहा है। इसको हम यहां रख देंगे बच्चों, तो आ जाएगा 4 इंटू 0.5, और इस तरीके से रेंज आ जाएगी हमारी 2 मीटर। तो बच्चों क्या होगा कि इस इंजेक्शन से जो हमारा लिक्विड निकल के गिरेगा वो इस इंजेक्शन से 2 मीटर की दूरी पे गिरेगा। ये बच्चों हुआ इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसके ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, वो इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि इसमें इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, और इसके कंसेप्ट का यूज होता है। डायरेक्ट कंसेप्ट जो है क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो को मैं यही रोक रहा हूं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो कि होगा हमारा बर्नौली के थ्योरम के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बर्नौली थ्योरम के कंसेप्ट के साथ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।